दोस्तों नमस्कार। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज से हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे। सेगमेंट का नाम होगा एनसीईआरटी। पढ़ाई के दौरान, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई जो आप करते होंगे उसके दौरान बहुत बार आपसे एनसीईआरटी के डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बार आप उसका उत्तर दे पाते हैं, बहुत बार आप उसका उत्तर नहीं भी दे पाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो सही तरीके से नहीं पढ़ी। तो मैं प्रयास करूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से कि मैं आपको एनसीईआरटी का एक समराइज्ड फॉर्म आपको दे पाऊं। एनसीईआरटी में हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो उसमें लिखी गई है, लेकिन कैसे उसको पढ़ना है, अगर ये तरीका आपको नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन मेरा ये भी दावा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आप इंडिया का कोई भी एग्जाम बीट करने की क्षमता में आ जाओगे। तो आज मैं एनसीईआरटी की क्लास की शुरुआत करूंगा और पहले जो चीज मैं खत्म करूंगा उसका नाम होगा हिस्ट्री। तो शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, और आज क्लास 6 की हिस्ट्री है और क्लास 6 की हिस्ट्री में आज पहला चैप्टर खत्म करूंगा। डेली एक एक चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको मैं डेली चैप्टर दे पाऊं। पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म करूंगा, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की, 11, 12 सबकी सेगमेंट वाइज पहले हिस्ट्री खत्म करूंगा। ठीक है। वीडियो की शुरुआत करूं उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यह चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन क्या है? प्रारंभिक कथन। कब, क्या, कहां और कैसे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा टॉपिक, मतलब ऐसा हेडिंग आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर का नाम ही यही है। ठीक। अब जब चैप्टर शुरू करेंगे आप लोग तो इसमें आप पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर को खोलेंगे तो आप पढ़ेंगे पहले कि हम व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। टॉपिक पहला आपको उसमें मिलेगा। फिर सेकंड मिलेगा आपको वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे। तीसरा मिलेगा नेम ऑफ द लैंड, देश का नाम। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में जानना, अतीत के बारे में पता लगाना। अब पास्ट अगर किसी का है तो पास्ट एक है या फिर बहुत सारा है, और डेट का मतलब क्या होता है, तिथियों का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, हम जब अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, या कोई भी क्या जान सकता है अगर जानने की कोशिश करें तो। देर आर सेवरल थिंग्स विच वी कैन फाइंड आउट। हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो हम पता लगा सकते हैं। जैसे भाई क्या पता लगाते हैं? किसी मुझे साहब क्या पता लगा सकते हैं आप? तो भाई व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, सब कुछ पता लगा सकते हैं। द हाउसेस इन विच दे लिव, किस टाइप के घरों में रहते थे। लाइव्स ऑफ द हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। शिकारियों का लाइफ कैसा था, चरवाहों का लाइफ कैसा था, किसानों का लाइफ कैसा था, व्यापारियों का लाइफ कैसा था, पुजारी लोगों का लाइफ कैसा था, शिल्पकार का लाइफ कैसा था, कलाकार का लाइफ कैसा था, संगीतकार और वैज्ञानिकों का लाइफ कैसा था, ये सब हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जब पता लगाने गए तो पहले ये तो पता कर लें लोग रहते कहाँ पे थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे? तो भाई लोग क्या करते थे? पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स। हजारों सालों से लोग नदी के किनारे ही रहते आए हैं। उसका रीजन क्या रहा होगा? रीजन यही रहा होगा कि नदियों के किनारे पानी मिल जाता है, नदी है, पानी मिल गया। नदी के किनारे जंगल हुआ करते थे, जंगल से कुछ भी गए और लेकर के वहां से उठा लाए, खाना पीना। वही लिखा हुआ आगे कि जो शुरुआती लोगों में क्या, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गेदर, दैट इज पीपल हु गेदर देयर फूड। मतलब क्या थे वो लोग? कुशल संग्राहक थे शुरुआती लोग, यानी जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे वे आसपास के जंगलों में पौधों की विशाल संपदा के बारे में जानते। भाई ये जंगल है, इसमें हमको ये मिलेगा, हम इसको ले लेते हैं। उनको पता था कि हमें क्या चाहिए, कहाँ से हमको जो मिलेगा।
तो वे अपने भोजन के लिए क्या ले आते थे? जड़ें ले आते थे, फल ले आते थे और अन्य उपज इकट्ठा करते थे, और वे जानवरों का शिकार भी करते थे जैसे उनकी जरूरत होती थी। ठीक है, जितना उनको आवश्यकता है वो गए और ले आए। तो टॉपिक क्या नाम क्या था? लोग कहाँ रहते थे? तो भाई शुरुआत के सालों से ही लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। और जो लोग वहां रहते थे वो एकदम स्किल्ड क्या थे? वो लोग हंटर गेदरर से हंटिंग भी करते थे और गिदर भी करते थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लगभग 8,000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू हुआ। तो उत्तर पश्चिम समझ लेते हैं, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, बीच में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं। तो यहीं पर लगभग 8,000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू हुआ। एग्जाम में पूछता है कि सबसे प्रारंभिक फसल कौन सी रही होगी? तो गेहूं और जौ। कहाँ उगाई गई? इस वाले रीजन में। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों में लोगों ने भेड़, बकरी और मवेशी जैसे जानवर पालना शुरू किया। ये उत्तर हो गया हमारा, ये पूर्व हो गया। ये देखिए गारो पहाड़ियां यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ पर मवेशियों का पालना उन्होंने शुरू किया। तो सुलेमान और किरथर hills to the northwest first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. Garo Hills to the northeast, people began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in the villages. ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो फिर एक इंफॉर्मेशन निकल के आएगी कि मध्य भारत में, ठीक है, यानी विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, these were some of the other areas where agriculture developed. ठीक है, ये देखिए विंध्य पहाड़ियां हैं सेंट्रल इंडिया में, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और जो सबसे पहली जो फसल वहां पे उगाई गई वो खेती थी चावल की। एग्जाम में पूछता है चावल की पहली खेती कहाँ में उगाई गई? तो विंध्य के उत्तर में की गई। तो ये विंध्य हमारा उत्तर, ये विंध्य हो गया इसके उत्तर में। तो एग्जाम में पूछता है सवाल ये। उसके बाद क्या? सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियां लगभग 4,700 साल पहले इन नदियों के तट पर कुछ शुरुआती शहर विकसित हुए। ठीक है, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished in the banks of these rivers. तो कहाँ है भाई सिंधु नदी? यहाँ पर है। इस नदी के आसपास कहा जा रहा है कि लगभग 4700, तो किसकी बात कर रहा होगा? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही होगी। यही तो है सभ्यता जो इन्हीं नदियों के आसपास में डेवलप हुई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या? गंगा और उनकी सहायक नदी जिन्हें सोन कहा जाता है। गंगा की देखिए गंगा नदी है, सहायक नदी हमारी देखिए सोन नदी है। इन नदियों के साथ साथ गंगा के दक्षिण में मगध के रूप में जाना जाता है, जो अब बिहार राज्य में है। तो एक मगध बहुत बड़ा साम्राज्य डेवलप हुआ, और इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। हिस्ट्री का एक अलग चैप्टर है मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों में कितना शक्तिशाली ये जनपद हुआ, सब कुछ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना इन्फॉर्मेशन था। अब जब चलेंगे तो एक और निकल के आएगा भाई, लोग यात्रा करते थे। क्यों यात्रा करते हैं भाई? हम लोग क्यों यात्रा करते हैं? हम चाहे तो घरों में बैठे रहें, लेकिन हम लोग को ट्रेवल करना पड़ता है। रीजन क्या होता है ट्रेवल करने का? तो ट्रेवल करने के अलग अलग रीजन है। पहला रीजन क्या हो सकता है? आजीविका की तलाश में, भाई इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, भाई बाहर निकलेंगे, कुछ कमाएंगे थमाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे। दूसरा, बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। तो ऐसा रहा था पहले, इससे बचाव के लिए लोग ट्रेवल करते थे। दूसरों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, अब तो ये नहीं होता होगा, या होता होगा तो बहुत कम है ये, पर इनिशियल फेज में ये था कि हम कहीं गए, ट्रेवल के, देखा सब कुछ बढ़िया है, अपना ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या? व्यापार के लिए, फॉर ट्रेड, धार्मिक शिक्षाओं के लिए, रिलीजियस ये टीचिंग्स हो गई, और साहसिक कार्य, कुछ हमको कुछ एडवेंचरस करना है, माउंटेन ड्यू टाइप कुछ करना है, तो हम लोग निकल गए। तो ट्रेवल करने के लिए क्या है? ये लोग यात्रा करते थे। इसके इतने सारे रीजंस हैं। ठीक, अब जब देश का नाम की बात आती है, नेम ऑफ द लैंड, कि भाई नेम ऑफ द लैंड हम बार बार कहते हैं भारत, तो भारत शब्द निकल के कहां से आया? ठीक है, तो देखिए द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस, जो रिवर है इंडस, उससे निकल के आया, जिसको सिंधु कहते हैं संस्कृत में। तो भारत जो शब्द है सिंधु नदी से आया, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु रिवर है इससे। अब ये ऐसे कैसे हुआ? तो ईरानी और यूनानी लगभग 2500 साल पहले जब उत्तर पश्चिम से इंडिया में आए, वही वाला रीजन, उत्तर पश्चिम वाला रीजन, तो उन्होंने क्या, सिंधु से वो परिचित थे, भाई ये यहाँ एक सिंधु रिवर फ्लो होती है,
तो उन्होंने वो क्या स नहीं बोल पाते थे, तो उसको सिंधु क्या करते थे, उन्होंने कहा हिंदो रिवर। कौन सा रिवर? हिंदो रिवर। और उसके बाद फिर क्या इंडोस भी कहा उन्होंने। तो इसलिए फिर इन्हें क्या कि इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि वो भारत है, उन्होंने कहा कि भाई भारत है। तो क्या इन्होंने ही कहा? क्या इसके बारे में और कहीं पर नहीं लिखा हुआ है? तो भारत नाम का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो केवल यही भाई साहब नहीं थे, ऋग्वेद में भी लिखा गया है। और ऋग्वेद सबसे पुरानी रचना है, ये लगभग 3500 साल पहले की रचना है, इनसे भी पहले की। ठीक है, तो यहां से नाम आया। अब जब आगे चलेंगे, इनका बहुत नाम था, बहुत ये पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मेन्यू मीनिंग्स हैंड। तो भाई क्या आता है? इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। और लैटिन शब्द मेनू, मेनू से मतलब क्या होता है? हाथ। मेनू मतलब हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट। और इन्हें कैसे लिखते थे? इन्हें आम तौर पर ताड़ के पत्ते पर, ताड़ का पत्ता होता है, ताड़ जैसा वृक्ष लोग बोलते हैं, हिमालय में उगने वाले बर्च, जिसे शायद भोज कहते हैं, इसकी छाल पर, भोज पत्र जो होता है उसकी छाल पर लिखते थे। ठीक है, तो ये पांडुलिपियां होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, जिनको पाम लीफ पर या बर्च ट्रीज पर लिखा जाता था, उनकी छाल पर लिखा जाता था। ये कुछ पांडुलिपि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग पढ़ पाए तो मुझे भी कमेंट करके बताएं क्या लिखा हुआ है। अब पांडुलिपि के बाद आ गए शिलालेख के बारे में। शिलालेख क्या होता है? तो ये पत्थर या उससे कठोर, मतलब जो पत्थर से भी कठोर क्या ही होगा, तो पत्थर या उस कठोर धातु पे इसको लिखते थे हम लोग, मतलब वो लोग लिखते थे जो पुराने लोग थे। दूसरा क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने जो दिख रहा है शिलालेख, ये लगभग 2250 साल पहले का है। और यह कंधार, वर्तमान अफगानिस्तान में ये है अभी भी। और ये अशोक के आदेश पर इसको लिखवाया गया। और ये जो था, यह शिलालेख दो अलग अलग लिपियों और भाषाओं में है। दो अलग अलग लिपि और दो अलग अलग भाषा है। तो ग्रीक ऊपर में है, ये वाली ग्रीक ऊपर में होगी, और अरामी नीचे, ये नीचे अरामी होगी, ये ग्रीक ऊपर होगी। तो दो लिपि में इसका यूज किया गया, मतलब दो अलग अलग लैंग्वेज। अब लिपि क्या होती है? देखिए कि जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम एक लिपि का यूज करते हैं। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी लिपि लिखते हैं। ठीक है, लिपियों में अक्षर और संकेत होते हैं। जब हम लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हम भाषा, पढ़ते हैं या बोलते हैं तो भाषा, लिखते हैं तो लिपि। ये पूछ सकता है एग्जाम में, लिख दिया, पढ़ने वाली चीज को भाषा कहते हैं और लिखने वाली चीज को लिपि कहते हैं। ठीक, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। आगे जब चलेंगे तो इतिहासकार के बारे में। इतिहासकार यानी अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान अक्सर पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातत्व से मिली जानकारी को बताते हैं कि भाई इससे हमको मिला, ये हम जानकारी। हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। भाई ये हमको जानकारी मिली, ये हमने आपको बताया, यहाँ से हमको जानकारी मिल गई। अब जो इसका अध्ययन करेगा, मान लीजिए कहीं आप गए रास्ते में और कहीं पर बहुत पुराना तांबे का लोटा मिल गया, आपने सोचा उसको बेच दिया जाए। अब जैसे बेचे, वो जो सुनार था उसने पुलिस को बुला दिया। पुलिस ने जांच किया तो बोला बहुत पुराना लोटा है, तो उसकी जानकारी कैसे होगी? तो बुलाया जाएगा पुरातत्वविद को कि भाई आइए आर्कियोलॉजिस्ट महोदय। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, जो भी चीज है, पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तिकला के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, जो लोटा था आपका, धूपदाना, आभूषण, सिक्के, खोजने के लिए खोज उत्खनन, मतलब कुछ भी जो चीज उनको बनेगी वो सब को वो लोग क्या करेंगे? देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। अच्छा ये है, इस युग का है, ये चीज ऐसे। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आएगा एक टर्म, एक अतीत या कई। भाई अतीत की बात करते हैं हम लोग, बार बार पास्ट पास्ट चिल्ला रहे हैं, तो भाई पास्ट क्या एक ही होता है क्या? क्या पास्ट एक है? नहीं। पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of the craft persons and so on. तो भाई अलग अलग लोगों का जीवन अलग अलग था। जैसे कि चरवाहों का जीवन, चरवाहों का पास्ट तो अलग होगा ना, उनका तो पास्ट अलग होगा। किसानों का पास्ट, राजाओं और रानियों का पास्ट, व्यापारियों का, शिल्पकारों का, सबका पास्ट अलग अलग है, किसी का सेम पास्ट नहीं है।
अब जैसे इनकी बात करने का मतलब क्या है, आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग रीति रिवाजों और प्रथाओं का उपयोग करते हैं। जैसे अंडमान में आज भी लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मछली और जो वहाँ के जो जंगलों से प्राप्त चीजें होती हैं उसे खाते हैं। मतलब वो नेचुरल चीजों पर क्या डिपेंडेंट है, और हम लोग शहर की चीजों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे व्हाट डू द डेट्स मीन। आज हम लोग जो डेट्स हम लोग यूज करते हैं उसका मतलब क्या है। तो देखिए, जब हम आज की बात करते हैं तो आज की जो गणना होती है वो ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से होती है। अगर मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ 0 में, इसके पहले होता है BC, यानी इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पहले का समय, यानी ये जो समय था ये BC था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और ED का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है कि प्रभु की वर्ष, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ED का मतलब होता है ये। तो जो हम लोग इधर के 0 के बाद का टाइम, जैसे अभी हम लोग का 2024 चल रहा है, ये 2024 AD है, यानी इतने साल पहले ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। और इसके पहले अगर हम लोग कुछ भी जाएंगे तो BC होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, समटाइम्स जो CE है उसे AD की जगह यूज करते हैं, यानी आजकल लोग 2024 CE भी बोल सकते हैं, CE, क्योंकि इसका मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, और BCE बोल सकते हैं जो हमारा BC है पहले वाला, यानी अगर ये 0 है तो आज के टाइम को हम लोग CE बोल सकते हैं, और इसके पहले टाइम को BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और आजकल दुनिया के अधिकांश समय मतलब जगहों पर यही चीज यूज किया जाता है। ठीक है, अब चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो मैंने एक सवाल लिया, पहला एक सवाल था, बाकी और सारे सवाल हैं, आप उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो एक सवाल पूछा इसने कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। मैंने कहा साहब पढ़ लिया। तो बोला ठीक है, तब क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, पूछिए। तो नर्मदा घाटी कहाँ थी, यहाँ क्या हुआ, इसको सुमेलित कर लो। मैंने कहा ठीक है सर, आखेट और संग्रहण के लिए। बोला ठीक है, यही है। ठीक है भाई। अब मगध क्या है, मगध साम्राज्य, पहला बड़ा राज्य, मगध साम्राज्य पहले बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियां, जहां आरंभिक कृषि की शुरुआत हुई। सिंधु और सहायक नदियां, जहां के प्रथम नगर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, गंगा घाटी, लगभग 250 वर्ष के पूर्व के नगर। ठीक, तो ये इसका पूरा मैचिंग है। कुछ गलती हुआ हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। फिलहाल तो चैप्टर होता ही पे खत्म। अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि मैं और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है, नए नए इनिशिएटिव। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।